ये चीज है, आपके पास 90 दिन है। मैं तो ये मानता हूं कि 90 दिन मान के चलिए, 100 डे मत मान के चलिए, केवल आप 90 दिन मान के चलिए कि मेरे पास 90 दिन है और मुझे 90 दिन में रीट को क्लियर करना है। रीट किन बच्चों को करना चाहिए? पहले सवाल का जवाब, जिस बच्चे की आज तक रीट नहीं हुई है उसको पूरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है तो चाहे तुम ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का सपना देख रहे हो, लोग कह देंगे यार तेरी रीट तो नहीं हुई। कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों से। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं सीरियसली, यदि तुम अभी तक तुम्हारा रीट क्लियर नहीं है 2022 वाला, तो आपको रीट को बहुत अच्छे से देना चाहिए, नुकसान कुछ नहीं होगा। मान के चलेंगे अपन दिसंबर तक ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के विज्ञापन आ जाएंगे, डीपीसी की प्रक्रिया पूरी होती है, जैसे रीट का कहीं लग ही नहीं रहा था और अचानक से इन्होंने दे दी, ऐसी आती हैं चीजें। फिर उसके बाद हमें परेशानी होती है कि सर अब क्या करें, कैसे करें, कोचिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करें, बहुत सारे सवाल होते हैं। इनमें उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि थोड़ा सा प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हो ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे विज्ञापन कभी भी आ जाए और एग्जाम कभी भी हो जाए। आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि मैं एक बार रिविजन कर चुका हूं सर और दूसरी बार रिविजन कर लूं, चाहे 3 महीने बाद एग्जाम हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डरना नहीं, पैनिक नहीं होना। रीट यदि अभी तक आपने नहीं दी है तो ये 90 दिन आपके अस्तित्व की लड़ाई मान के और इसमें पूरा अपने आप को झोंकिए। नुकसान ये होगा कि मान लो इन फ्यूचर आप ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट भी दे रहे हो, नुकसान नहीं होगा, तो उसमें आपका साइकोलॉजी तैयार हो गया, राजस्थान बोर्ड की किताबें तैयार हो गई, टीचिंग मेथड तैयार हो गए, ये आपके आने वाली सेकंड ग्रेड ग्रेड फर्स्ट में भी आपकी मदद करेंगे, तो नुकसान कुछ नहीं है। तो मेरे अनुसार जिनका रीट नहीं हुआ है उस हर बच्चे को इसको गंभीरता के साथ देना चाहिए। कई बच्चे जिन्होंने रीट 2022 का एग्जाम कर लिया था, उन बच्चों का सवाल है कि हम सर 2022 वाले दें कि नहीं दें। देखो, 2 चीजें हैं। 2000 आपका ग्रेड थर्ड बनने का, टीचर बनने का कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप केवल ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट पे फोकस कर सकते हो। लेकिन 22 की रीट आपकी क्लियर है, नंबर आपके कम है, मेरे अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए, क्योंकि 3 साल वैधता है इसकी। तो 25 में जाके वैधता खत्म हो जाएगी, मान लो 26 में कोई और भर्ती आ जाती है और आपका क्या पता नहीं हो कहीं भी, तो आदमी के पास ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरी आपको राय है कि आप एग्जाम आपको जरूर देनी चाहिए, चाहे आप अपना पूरा टारगेट ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड पे रख सकते हैं। विचलित मत होना, यदि वो टारगेट है तो उससे विचलित मत होना। रीट जिनका पहले हुआ उनका दोबारा भी हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम क्रिएट करना है। अनावश्यक पैनिक हो जाओगे, सर वो कर लें, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास ये कर लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी तुम रीट आराम से 2 महीने की तैयारी से निकाल सकते हो। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझते हुए, थोड़ा सा व्यवस्थित करते हुए करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और ऐसे परेशान होकर करोगे तो चीजें बड़ी पैनिकफुल हो जाएंगी। तो रीट एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए, मेरी राय है। लेवल फर्स्ट का चूंकि 2022 में रिपीट नहीं हुआ था, तो लेवल फर्स्ट वालों को सभी को इस रीट को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि सर हम लास्ट ईयर, जैसे मान लीजिए हम बीएड लास्ट ईयर या बीएसटीसी लास्ट ईयर में हैं, तो फाइनल ईयर में हम अध्ययनरत हैं, हमारी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो गई, बीएड सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर हो गई, तो क्या हम रीट में एलिजिबल हो जाएंगे? रीट के विज्ञापन में हमेशा लिखा आता है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत बच्चे रीट पात्रता दे सकते हैं, सीटेट पात्रता दे सकते हैं और वो एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो इस बात का तनाव नहीं लेना है। इससे पीछे वाली रीट भी यदि आपने अध्ययनरत के टाइम, फाइनल ईयर के टाइम दिए, तो वो भी सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, इसको लेकर तनाव मत लेना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसको सीरियसली देना। यदि पिछली बार दिया है तो दोबारा दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है स्कोर ज्यादा अच्छा हो जाए। कॉन्फिडेंस का गेम है, साइकोलॉजी का बड़ा रोल है, टीचिंग मेथड का बड़ा रोल है, आपके सब्जेक्ट के राजस्थान बोर्ड की किताबों का बड़ा रोल है। तो इन चीजों को तो वैसे भी आपको पढ़ना है, मनोविज्ञान तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हर जगह आपको पढ़ना है, तो फिर क्यों तनाव ले रहे हो? चीजें बड़ी आसान, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है रीट में, ठीक है। 150% है आपको। नई चीज इस बार ये जोड़ रहे हैं कि 5 ऑप्शन जोड़ रहे हैं, तो 5 ऑप्शन जोड़ने से तनाव किस बात का है? आपको हर पर्सन करके आना है, पर्सन छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो 150 के 150 करके आना है। तो जिनमें नहीं समझ में आ रहा, मैं तो कहता हूं 5वें विकल्प पे जाना ही नहीं, आप तो 4 विकल्प में से करके आना ना, तो 5वें विकल्प की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, रीट वही है, वो संस्था वही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब आपको मैंने पहले भी बोला है, जो संस्था एग्जाम आयोजित कर रही है उसका पैटर्न पता होना चाहिए। आरपीएससी का पैटर्न अलग है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का, ठीक है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। ग्रेड थर्ड का एग्जाम की प्रिपरेशन बताऊंगा तो मैं आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसका लेवल ही अलग आता है, उनका सिस्टम ही डिफरेंट है एकदम से, जो समझ में आज तक किसी को आया नहीं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या सिस्टम है? वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बना के पेपर बनाता है,
ठीक है। साइकोलॉजी जहां थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पर अप्लाइड बेस आती है और अच्छे प्रश्न आते हैं, मनोविज्ञान अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। टीचिंग मेथड भी अच्छे लेवल के आते हैं। तो ज्यादा परेशान मत होना, आपको जिस स्ट्रक्चर, जिस संस्था आयोजित कर रही है उसका थोड़ा सा आपको देखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में इमेज बना के चलें कि मुझे रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कर रहा है, इसके पिछले साल के पेपर देखिए, सिलेबस ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, एज इट इज वही सिलेबस रहेगा, कोई छोटा मोटा बदलाव हो तो हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं कि सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, पांचों ऑप्शन इस बार जोड़ेंगे, 4 ऑप्शन आते हैं वहां 5 ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है। केवल ये इन्होंने एक बात और बोली है कि न्यूनतम जो अंक हैं, जैसे फिलहाल रीट में जो न्यूनतम अंक है वो कितने हैं, 60% है जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी के लिए कितने 55% है। तो ये इसमें अभी क्लियर नहीं कहा है, हो सकता है ये कुछ छूट और दे दें 5% की, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कृष्ण कुणाल शासन सचिव सर ने कहा है, अब इसकी लेकर और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि इसमें कितनी छूट दी जा सकती है, एज इट इज इसको रखा जाता है। तो ये चीजें तो भविष्य के घेरे में, इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप तो ये लेके चलो कि मुझे इस एग्जाम में 80% नंबर लेके आना है, 80% मुझे रेट में लेके आना है, क्योंकि 80% के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो 70% कम से कम आएंगे। आप 90% लेके चलोगे तो 70-80% आएंगे। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चलिए, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, साइकोलॉजी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपकी सीटेट का एग्जाम फॉर्म भी भर देना, सीटेट भी आपके साथ हो जाएगी। 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, क्योंकि DSSS भी, KVS में, इनमें भी, NVS में भी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है, तो एक साथ 2 चीजें हो रही हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कर लो आप। ये तो था, नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती, इनमें थोड़ा बहुत बदलाव ले सकते हैं। 5 ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अंतिम ईयर वाले बच्चे रेट आराम से दे सकते हैं आप, बस चक्र ये हो सकता है, आपको ये याद रखना कि जब ग्रेड 3 का विज्ञापन आएगा कि भाई जनवरी में प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके बाद दूसरा विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड निकालेगा ग्रेड 3 का। तो उसमें क्या होगा कि उसमें नियम लिखा होता है विज्ञप्ति के अंतर्गत कि आप एग्जाम से पहले आपके पास पूरी योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने BSTG सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर में होंगे तभी आप रेट दे पाएंगे, पेड होंगे, याद रखना। उसके बाद आपके पास 3rd ग्रेड के एग्जाम होने से पहले, उस एग्जाम के 2 दिन पहले तक आपके पास पूरी शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, तब जाके तुम 3rd ग्रेड में एलिजिबल होगे। बाकी रेट में आपके चाहे एग्जाम नहीं हो तो भी आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका वैलिड रहेगा, तो इसको लेकर आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये शायद 2022 वाले लाइफ टाइम वैलिड कर दिया था सर, ये मुझे कंफर्म नहीं है। यदि ये है तो बहुत अच्छी न्यूज है। यदि 2022 वाली रेट आपकी लाइफ टाइम वैलिड है और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं उसमें, तो फिर आपको इस रेट के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेड 3 की कर रहे हो तो ग्रेड 3 की मेंस को लेकर करो, ग्रेड फर्स्ट कर रहे हो तो ग्रेड फर्स्ट को लेकर करो, ग्रेड सेकंड लेकर करो तो ग्रेड सेकंड। यदि ये न्यूज ऑथेंटिक है, मैंने पढ़ा था बट मैं इसको लेकर कंफर्म नहीं हूं अभी और मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा। मैं भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। यदि 2022 वाले में स्कोर अच्छा है और लाइफ टाइम वैलिड है ये, तो फिर आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। अब कई बार क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं ये हर बार अपना पैटर्न लागू करती हैं। पिछली बीजेपी सरकार में रिट के आधार पर एक पोस्टिंग दे दी, फिर इन्होंने ग्रेड 3 एग्जाम का आयोजन किया इस बार, तो ये हर बार बदलता रहता है। अब इनका पता नहीं, मान लो भजनलाल सरकार को ये सूझ जाए कि हम ग्रेड 3 का एग्जाम करवाएं, उसमें रेट के नंबरों का वेटेज बढ़ा दें, तो कर सकते हैं। पिछली बार भी किया था बीजेपी सरकार ने। तो ये मान लो कोई वेटेज दे देंगे, 20% रेट के नंबरों को जोड़ा जाएगा, तो वहां आपका स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कोशिश ये करें कि यदि आपका स्कोर कार्ड 2022 वाली रेट में कमजोर रहा है तो इसको सीरियसली दें और स्कोर कार्ड बढ़ाएं। सरकारों का पता नहीं होता कब नियमों में फेरबदल कर दें, कब ये चीजों को बदल दें, कोई भरोसा नहीं है। हमें हमारी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि कैसा भी फेरबदल हो जाए हमें इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो। तो इसके लिए आपको माइंडली तैयार रहना है, ठीक है। तो ये इसकी तो एक बेसिक चीजें होगी जो मैंने जानकारियां दी हैं, बाद में बाकी मैं सवालों की बात करूंगा। अब आपके दिमाग में आता है कि सर 90 दिन है, मैं 90 दिन की बात कर रहा हूं क्योंकि 90 डेज ही मान के चलिए आप, आपके पास प्योर 90 डेज हैं जिसमें दीपावली के 5-7 दिन आप खराब कर सकते हो। यदि मैं राय नहीं देता कि दीपावली मनानी चाहिए और हर चीज को जीना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैरियर जब और आपके अस्तित्व की लड़ाई जब चल रही हो ना, तो 1 साल में तो ईमानदारी से कहता हूं कि आप 1 साल इन भर्तियों को दो। 2025 तक ये तीनों भर्तियां किसी न किसी रूप में संपन्न हो जाएंगी। आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह पाओ कि सर मैं ढंग से नहीं कर पाया, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। ये सवाल आदमी को एकदम से
फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं, 1 साल दिल से मेहनत कीजिए, व्यवस्थित तरीके से मेहनत कीजिए। जिस एग्जाम को लेकर चल रहे हैं उसके पूरे सिलेबस को सामने रखकर, उसके PYQ को रखकर, कौन सी संस्था उस एग्जाम को आयोजित करवा रही है उसका पूरा स्वरूप आपको पता होना चाहिए, और एक अच्छा सा ग्रुप बनाकर 1 साल डेडिकेटेड होकर दीजिए। जैसे रतन टाटा ने अपना पूरा जीवन इस टाटा परिवार को बढ़ाने में दे दिया। वो फैसले जो ले लेते थे उनको सही साबित करने में सब कुछ लगा देते थे। तो जीवन हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि जो डिसीजन ले लिया उसको हमें बेहतर साबित करना है। तो मैं यही कहूंगा कि जिस राह पे तुम चल रहे हो उसको आपको सही साबित करना, और 1 साल का टाइम आपको पूरा देना है। अब सुनिएगा, पहली बात मैं 10-5 मिनट बात करूंगा। यदि मैंने रीट पे इससे पहले भी वीडियो बनाया था, दोबारा मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। मान लीजिए आप पहली बार रीट एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट बार आप दे रहे हैं, और इससे पहले आपने रीट एग्जाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है ना। पहली बार आप दे रहे हैं, फर्स्ट बार आप दे रहे हैं, सेकंड बार दे रहे हैं, आपको ये करना है कि सर मुझे तो रीट इस बार अच्छे नंबर से क्रैक करनी है। क्या करना है? सिंपल पैटर्न है, लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का, बहुत सिंपल पैटर्न है, कुछ नहीं है। कुछ चीजें पकड़नी है आपको, उनके आधार पे आपका रेट बहुत अच्छे अंक से हो जाएगा। बाल विकास CDP सबसे पहले आती है, दोनों में CDP आती है, और CDP अच्छे लेवल की आती है। यानी रेट में साइकोलॉजी का, सीटेट में साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट डिफरेंट करता है। यहाँ अच्छा लेवल आता है, अप्लाइड लेवल आता है, टर्मिनोलॉजी ज्यादा आती है, तो थोड़ा सा आपको डीपली साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। और चूंकि केवल साइकोलॉजी नहीं होती, इसमें पेडागोजी भी होती है, तो थोड़ा सा सिस्टम क्रिएट करना, इसमें मेहनत करना। इसमें की गई मेहनत आपकी सेकेंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट या आगे DSSS कोई भी एग्जाम दोगे ना उसमें काम आ जाएगी। ठीक है, तो CDP पहला पार्ट है। फिर आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी भाषा जो है एक फर्स्ट है और एक दूसरी सेकंड है। आप कोई भी चुनते हो, मान लो आपने हिंदी चुन ली, इंग्लिश चुन ली, एक यहां पे याद रखना, भाषा वो चुनना जिससे आप टीचर बनना चाहते हो। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सर हम इंग्लिश से टीचर बनना चाहते थे लेकिन रेट में हमने इंग्लिश को लिया ही नहीं। इससे वजह से बहुत से बच्चे थर्ड ग्रेड में बाहर हो जाते हैं। आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो आपको फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को रखना है। आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपको फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में हिंदी को रखना है। बाकी सब्जेक्ट जो होता है SST, साइंस, वो तो आपका ऑलरेडी होता ही होता है, लेकिन भाषा का टीचर बनना है तो आपके रेट में वो भाषा आपको जरूर रखनी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हिंदी इंग्लिश हो गई, यहां भी आपकी एक लैंग्वेज भाषा आपकी फर्स्ट है, ठीक है, और दूसरी भाषा आपको जो भी चुननी है वो सेकंड भाषा आपको चुननी है। फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मान लो SST हो सकता है, आपका साइंस मैथ हो सकता है। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लेवल फर्स्ट में मैथ और EVS हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल पैटर्न है, सुनिएगा। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, मैं दोबारा से संक्षिप्त में बता रहा हूँ। CDP पढ़नी है, सर कहाँ से कैसे पढ़ें? मैं तो ये राय दूंगा कि मेरी किताब पढ़ो, क्योंकि उससे प्रश्न बाहर आता नहीं है। फिर भी कई बच्चे कहेंगे सर किताब हार्ड है। हार्ड तो देखो साइकोलॉजी खुद ही हार्ड आती है, समझोगे, इमेजिनेशन करोगे तो बड़ी आसान हो जाएगी। PYQ हल करोगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड साइकोलॉजी आती है तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो CDP में आपको चाहे तो मेरी वाली किताब पढ़ सकते हो जो नई वाली आई है रिट की स्पेशली, ठीक है, वो देख लेना, टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लेना। 5 यूनिट पेडागोजी की है, या आपको कोई और किताब अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आप साइकोलॉजी का कोर्स लेना चाहो तो अवनी एजुकेशन ऐप पे मैंने पूरा अलग से रेट का डाल रखा है, क्लासरूम का भी डाल रखा है, या आप सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लीजिए। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, याद रखना इसको। लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी लो, हिंदी में बेस्ट किताब होती है नवीन हिंदी व्याकरण, जो राजस्थान बोर्ड की किताबों में चलती है 9 से 12वीं तक, उसी से पूरा पेपर आ जाता है। इसके अलावा यदि आप व्याकरण कोई अच्छी लेवल की किताब पढ़ो तो मैया सरिया राघव प्रकाश वो भी देख सकते हैं। बट ये किताब बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, 2-2.5 महीने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। टीचिंग मेथड इसमें आएंगे तो लगभग टीचिंग मेथड के 10 से 15 प्रश्न आते हैं। तो टीचिंग मेथड आपको अपने सब्जेक्ट में आगे भी काम आएंगे। टीचिंग मेथड की किताब हिंदी की हम भी निकाल रहे हैं, या मार्केट में कोई अच्छी किताब मिले तो आप निकाल लेना। PYQ जरूर निकालना मेथड के, सिंपल टॉपिक होते हैं, मूल्यांकन, CC, हिंदी की शिक्षण विधियां, ठीक है, आपका ये टीचिंग लर्निंग एड, ये 4-5 टॉपिक आएंगे मेथड में, रेट में, हर सब्जेक्ट में। इनको एक जगह ढंग से पढ़ लो। साइकोलॉजी में मूल्यांकन पढ़ना आपको, ठीक है, साइकोलॉजी में भी ये लगभग चीजें NCF 2005 के अनुसार विषय के उद्देश्य, तो ये सिंपल से टॉपिक होते हैं मेथड के। मेथड का बहुत बड़ा रोल है रेट में, तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी में आप वो किताब पढ़ लें। इंग्लिश में मैंने पहले ही बताया था, BK रस्तोगी मुझे सबसे अच्छी किताब लगती है। बाकी इसकी दिशा पब्लिकेशन शायद इसकी आती है, दिशा की आती है, किसकी आती है, दिशा में आती है
है शायद, दिशा में नहीं आती, दक्ष में आती है, बीके रस्तोगी की। वो किताब अच्छी है। इसके अलावा कोई और गाइड आपको अच्छी लगती है तो वो पढ़ सकते हो। इंग्लिश यदि आपको आए तभी लेना, अन्यथा आप संस्कृत ले सकते हो। अब संस्कृत लोगे तो संस्कृत में किसको पढ़ोगे? तो संस्कृत में देखो कई राइटर्स हैं। लोकेश शास्त्री की किताब साफल्यम अच्छी आती है, रामकुमार जाट की आती है, आरबीडी से वो किताब अच्छी आती है, किरण चौधरी मैडम की आती है। इनमें से कोई भी किताब आप देख लो, आपको भाषा समझ में आनी चाहिए, कोई भी एक किताब उठा लो। संस्कृत यदि आप लेना चाहते हो, संस्कृत यदि नहीं ली हुई है पहले तो समझ में नहीं आएगी। एक बार देख लेना, यूं डिसीजन मत लेना कि खड़े खड़े डिसीजन लो कि संस्कृत ले लूं। इंग्लिश या संस्कृत जो भी सेकंड लैंग्वेज चुनो, आपको उसकी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए जिसको आप पढ़ सको। यूं मत ले लेना कि मैं यूं ले लेता हूं पढ़ लूंगा, नहीं, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। याद रखना, रेट में लोगों के 60% नहीं बन पाता है, मिनिमम क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इतना इजी मत समझना, क्योंकि सीडीपी भी अच्छा आता है, सब्जेक्ट राजस्थान बोर्ड की किताबों से आता है और अच्छे प्रश्न आते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लेवल अच्छा आता है। याद रखना, तो चीजें आपको थोड़ा सा समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो लैंग्वेज पहले हिंदी होगी, हिंदी के लिए मैंने बता दिया, संस्कृत के लिए मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में बीके रस्तोगी, ठीक है। मैथ और ईवीएस में, इसमें राजस्थान बोर्ड की 3 से लेकर 8वीं तक की किताबों में जो टॉपिक हैं उनसे पर्सन। मैथ में तो ये है कि जो एनसीईआरटी की जो आपकी प्रैक्टिस आते हैं लास्ट में, आपके आरबीसी बोर्ड की किताबों में लास्ट में, वहां से एज इट इज पर्सन उठाए जाते हैं, तो उन किताबों को अच्छे से निकालिए। इसके अलावा मथुरिया सर की प्रैक्टिस बुक है, उसको निकाल लीजिए, आपकी मैथ यहां से पूरी हो जाएगी, ठीक है। ईवीएस में कई पार्ट हैं, सामान्य से टॉपिक हैं, तो राजस्थान बोर्ड की बुक से तो आपको तैयार करने और आपको लगता है सर इतनी मेहनत कौन करेगा, तो कोई भी पब्लिकेशन की गाइड ले आओ, सुगम पब्लिकेशन, आरबीडी पब्लिकेशन है, और कोई तीसरे पब्लिकेशन की कोई भी गाइड ले आओ जो अपडेट हो के आई हो, वर्तमान राजस्थान बोर्ड की बुक्स बेस हो। क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम पैटर्न इतना सा है कि वो आरबीसी बोर्ड की बुक्स के आधार पे पेपर पैटर्न सेट करती है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, उन बुक्स से आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी हम भी इस पे कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स का संक्षिप्त सार के रूप में ईवीएस के कुछ नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएं। तो ये तो एक पार्ट है। टीचिंग मेथड के इसमें जो प्रश्न आएंगे 10-10 प्रश्न आएंगे मैथ्स में से, ईवीएस में से, तो टीचिंग मेथड के लिए भी आप कोई भी गाइड ले आना। गाइड में मेरे कोडिंग मार्केट में भी कोई किताब अच्छी नहीं है और कुछ नहीं है तो इसके पीवाई को जरूर देख के जाना। बाकी इजी प्रश्न आते हैं मूल्यांकन के ऊपर, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण पे, सीसी के ऊपर, मैथ और पर्यावरण की विधियां, नॉर्मल प्रश्न मतलब, ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग एड, इजी से टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कोशिश ये भी करूंगा कि YouTube पर इसको लेकर एक सेशन कर दूं टीचिंग मेथड को लेकर, जिसमें आपको मुख्य मुख्य चीजें बता दूं कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं। इसको लेकर मैं आपको कंप्लीटली YouTube पे कुछ चीजें बता दूंगा, उनमें से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। लेवल सेकंड में आते हैं अपन। लेवल सेकंड में पहले सीडीपी आ गई, सीडीपी का लेवल थोड़ा अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना, वर्ष बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको स्पेशली बाल्यावस्था के बच्चे को ध्यान में रख के सीडीपी पढ़ना है, यहाँ आपको प्राथमिक लेवल के बच्चों को ध्यान में रख के सीडीपी पढ़ना है। बाकी सीडीपी में मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने रीट का पहले वीडियो बनाया था, साइकोलॉजी में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आते हैं, वो मैं पूरा रीट का बता दूंगा आपको, अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज में इसमें इतना बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं चीजें आपको बता दूंगा कैसे कैसे कौन से टॉपिक्स पे आप अच्छे से करें। तो सीडीपी में आप चाहे अवनी ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती तो आगे वो काम आ जाएगा, क्योंकि रीट में पढ़ी हुई साइकोलॉजी कंप्लीट साइकोलॉजी होती है, जिसमें सब कुछ आ गया, आरटी 2009, एनसीएफ 2005, मापन मूल्यांकन, यानी पेडागोजी और साइकोलॉजी दोनों तैयार हो जाती हैं। रीट की साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब है, तो आप ऑनलाइन कोर्स लें तो ऑनलाइन ले लें, वरना आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कहीं तो ऑफलाइन पढ़ लें। आपको टीचर पे विश्वास होना चाहिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी किताब बहुत अच्छी है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। विश्वास जिस पे कर लो उसी से पढ़ लेना, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हूं, उस पर डाउट मत करना। बस भाषा में वही, हिंदी में नवीन जो राजस्थान बोर्ड की किताब चलती है उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश के अंतर्गत वही बीके रस्तोगी यदि आप पढ़ते हैं तो बेस्ट किताब है, दक्ष पब्लिकेशन कैसे आती है। इसके अलावा कोई और इजी लैंग्वेज लगती है तो आप देख लीजिएगा, मेरी नजर में वो अच्छी किताब है। और संस्कृत में वही लोकेश शास्त्री, रामकुमार सर, किरण मैडम की, इनमें से किसी की देख लेना, तीनों बेस्ट राइटर हैं, आपको भाषा उसकी समझ में आनी चाहिए। एसएसटी और साइंस मैथ बचते हैं। एसएसटी के अंतर्गत वही राजस्थान बोर्ड की किताबें जिनमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि 6 से 8 तक की किताबों को तो कंप्लीट लेके एक लाइन को देख लें जो टॉपिक वाइज सिलेबस में, उनके नोट्स तैयार कर लें, अंडरलाइन कर लें किताब में, वो तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप देखो तो कोई भी गाइड ले आना, ठीक है ना। पिछली बार सुगम की अच्छी थी, आरबीडी की भी अच्छी थी, कोई भी देख लेना इनमें से। टीचिंग मेथड के इसमें एसएसटी के 10% आएंगे, वो भी मैं बता दूंगा कौन से टॉपिक में से कैसे आएंगे। इसको लेकर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इनके टीचिंग मेथड के, जिनमें ये बता दूंगा कि यहां से इन मेथड्स को तैयार करना है। आपको चाहे ऑनलाइन कोर्स कहीं मत खरीदना, मैं आपको एक कंटेंट बता दूंगा कि यार यहां से चीजें देख लो। बाकी मेहनत तो देखो आपको करनी है, आपकी मर्जी, ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें
कहीं भी पढ़ें, वो आपको देखना है। बट मैं आपको इतनी दिशा दे सकता हूं कि ये चीजें आपको ऐसे से कवर करनी है, ये टाइम है, और इन चीजों में मेथड्स में मुश्किल से 8-10 घंटे टाइम देना है। आपके जो 10 प्रश्न आएंगे वो अपने आप सही हो जाएंगे। बस चीजों को पकड़ना है कि यहां से प्रश्न आता है, इन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ आप 3 महीने में नहीं पढ़ सकते। साइंस और मैथ के लिए एक तो अवनी की ऑब्जेक्टिव बुक आई है, जैसे सीईटी में अभी सभी प्रश्न वहां से आए, उसमें राजस्थान बोर्ड की किताबों का पूरा सार है एनसीईआरटी का। तो साइंस मैथ वाले हेमराज सर की अवनी की ऑब्जेक्टिव बुक है, वो जरूर ले लेना। वो 3rd ग्रेड में भी हमेशा काम आएगी आपके, सीईटी में एक भी प्रश्न बाहर नहीं है उसमें से। तो अवनी की हेमराज सर वाली जो किताब है, ऑब्जेक्टिव बुक है इनकी, बहुत अच्छी किताब है, वो देख लेना, ठीक है, साइंस की। इसमें सब एनसीईआरटी का पूरा सार है, पीवाईक्यू पूरे के पूरे। प्लस आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी 9वीं 10वीं में भी जो टॉपिक सिलेबस में, उनको देख सकते हो। कोशिश करेंगे कि मैंने सर को बोला भी है कि इसका कोई कंटेंट आप तैयार कर सकते हो तो वैसे भी दे दो, बाकी खुद मेहनत कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। कोई गाइड जो आपको लगे सटीक हो तो देख लेना। टीचिंग मेथड में वही टॉपिक सेम है जो यहाँ पे आएंगे, बाकी में आएंगे। वही मूल्यांकन टॉपिक जो साइकोलॉजी में ही पढ़ना है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, टीचिंग लर्निंग एड, ठीक है, सीसी, तो वो लगभग मेथड्स विधियां 3-4 विधियां हैं, तो ज्यादा कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस रेट को लेकर तनाव मत लेना। यदि आप ये सोचते हो कि सर वो सर तो ये बता रहे हैं वो पढ़ लें, वो सर ये बता रहे हैं, सर मैं क्या करूं, जितना पैनिक होगे, जितना भटकाव रखोगे, जितने लोगों की बातें सुनोगे, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। खुद को समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे बेस्ट राय मेरी ये है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बनाते हुए और टॉपिक वाइज देख लो कि इस टॉपिक में से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, इनको इस प्रकार तैयार करना है, पीवाईक्यू साथ में रखने हैं। अब चाहे तो तुम ऑनलाइन पढ़ लो, चाहे तुम कोई ऑफलाइन पढ़ लो, और चाहे सबसे बेस्ट तरीका जो मैं सजेस्ट करता हूं, सेल्फ स्टडी करो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पाठ्यक्रम में ये चीजें ऐसे हैं, इनको ऐसे पढ़ना है। यदि आप प्लानिंग के साथ उतरोगे तो रिट में आप 80% नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो, और ये 80% नंबर आपके आ गए तो आपको ग्रेड 3rd के लिए साइकोलॉजिकली आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि चाहे वो 20,000 की भर्ती आए, चाहे 30,000 की भर्ती आए, मैं 100% सिलेक्शन ले जाऊंगा। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, इन चीजों को ऐसे तैयार कर सकते हो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, सेम चीजें, एसएसटी की कोई गाइड लाओ तो गाइड, बाकी राजस्थान बोर्ड की बुक्स से जरूर मिलान करना, क्योंकि लोग जल्दबाजी में गाइड तुरंत निकाल देंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने विश्वास रखना है, जो टॉपिक आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो सबसे बेस्ट। साइंस मैथ में ऑब्जेक्टिव सर के ले आना, बहुत मदद कर देगी आपकी, ठीक है। और बाकी आप कोई पार्ट विशेष का आपको लगता है कि सर फुल कोचिंग करें क्या, देखो आपकी राय है। मैं तो कहूंगा कि टाइम बहुत कम है, कोचिंग वाला टाइम ज्यादा बचा नहीं है। किसी पार्ट विशेष की यदि कोचिंग करते हैं तो ज्यादा बेटर, आपको लगता है ये पार्ट नहीं आता मैं इसकी कोचिंग कर लूं, या कोई क्रैश कोर्स वगैरह, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो दूसरी बार दे रहे हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ स्टडी से अपनी जो चीजें हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, नोट्स से तय करें कि मेरे लिए साइकोलॉजी मुझे ये पढ़ना चाहिए, मेथड में ये पढ़ना चाहिए, उनको तरीके से करो। जैसे मैथ हिंदी की हम मेथड की किताबें आ रही हैं अपने साथ, अगले वीक आ जाएंगी, तो आप जो भी आपको किताबें लगे, मैं नहीं कह रहा कि मेरी पढ़ो, जो आपको बेटर लगे, जो आपको लगे कि यार ये अच्छी किताब है, वास्तव में अच्छी किताब है, तो उस किताब को पढ़िए, और आप सेल्फ पढ़ के एक अच्छा ग्रुप बनाकर भी आप रेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग रेट को लेकर आपकी होगी, जो फर्स्ट बार कर रहे हैं, सेकंड बार कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप इस रणनीति को थोड़ा फॉलो कीजिएगा। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को अपना बेस बनाइएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 60% अभी फिलहाल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, रिजर्व्ड के लिए 55% है। अब इसमें कोई चेंज होता है कि नहीं होता है, ये भी कोई नहीं जानता। 3rd ग्रेड में रेट की क्या वैल्यू रहेगी ये कोई नहीं जानता, सरकारें कब क्या निर्णय ले लेती हैं पता नहीं होता। मैं आपको यही कहूंगा कि आपको सीरियसली लेना चाहिए। जिनकी ग्रेड 1st ग्रेड 2nd में की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को मैं राय दूंगा कि आप उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आप विचलित मत होना। आप यदि रेट का आपका पहले भी दिया हुआ और दोबारा भी देना है तो नॉर्मली साइकोलॉजी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको 5 यूनिट डिफरेंट रूप से तैयार करनी है। बाकी राजस्थान बोर्ड की किताबों को एक बार आप वैसे भी पढ़ लेना, आपके लिए फायदेमंद है। अब जैसे आपनो राजस्थान किताब चलती है, वो जीके में भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, जीके में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, तो नुकसान कुछ नहीं होता है। यदि आपका विज्ञापन नहीं आया है, नवंबर तक संभावना बता रहे हैं कि ग्रेड 1st ग्रेड 2nd की, मान लो नहीं आया और आ भी जाए तो आप जनवरी में आपको रेट का एग्जाम दे के आना, तो बहुत 15-20 दिन भी स्टडी करके दे के आओगे तो आपका हो जाएगा।